सोमवार को हम चर्चा करते हैं, पूरे सप्ताह की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। सप्ताह की जो घटनाएं होती है देश और दुनिया में, उस पर हमारे साथ जुड़ते हैं देश के जाने माने राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और लेखक। वे अपने अपने तरीके से सप्ताह की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, बताते हैं कि देश और दुनिया में जो घटनाएं हो रही है उनका क्या असर होने वाला है, क्या असर हुआ है। साथ सलीम खान जी जुड़े हुए हैं मुंबई से। वे देश और दुनिया की खबरों पर निगाह रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ईरान और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, इसके पहले फिलिस्तीन पर हमले किए इजराइल ने, और अब दो महाशक्तियां इस युद्ध के मैदान में आ गई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान का खुला समर्थन करने की घोषणा की है, जबकि अमेरिका ईरान के खिलाफ मैदान में है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया की क्या स्थिति बनती है? 4 राज्यों में जो आज के चुनाव नतीजे आए हैं वो क्या दर्शाते हैं? राजनीतिक क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी केवल गुजरात में सिमट कर रह गई है? यह भी एक सवाल है। तो इन सब सवालों पर डॉक्टर सलीम खान प्रकाश डालें। शुक्रिया मंत्री जी। चुनाव की अच्छी खबर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रानाडे साहब उसके लिए ज्यादा मुनासिब हैं। जी आपने पहले ईरान और इसराइल की बात की, तो उस पर चंद बातें मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, पहले मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ जो इस अमेरिका ने हमला किया और उसके बाद जो सूरत हाल बनी। तो बहुत मशहूर शेर है, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। यानी इतना था कि भाई अमेरिका जो है उसके पास B2B बम है और उसने हमला कर दिया तो जनाब रिएक्टर फट जाएगा, तो एटम बम रिएक्टिविटी फैल जाएगी। तो पता चला कोई रेडिएशन ही नहीं फैला। तो इससे पहले कि हम उस पे आए, मैं ये बात समझता हूँ कि ये जो एटम बम का मामला है ये एक बहाना है। असल चीज वो है कि जब गजा में उठाव हुआ तो ईरान ने हमास को सपोर्ट किया और हिजबुल्लाह ने और हूथियों ने इस्राइल से मुकाबला किया, और इन तीनों को ईरान जो है वो इनका समर्थन कर रहा था। इसलिए ये एक गुस्सा था जो इस्राइल के अंदर था, और इस्राइल का काम करने का ये तरीका है कि वो निष्पाप लोगों को मारते हैं, बच्चों को, औरतों को अस्पतालों में। इसके अलावा कुछ लीडर्स को मार के और ये अपने लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं कि देखो हमने बदला ले लिया। तो इसी सिलसिले में उन्होंने पहले गजा के एक बहुत बड़े लीडर इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद किया। तो ये ईरान के लिए बहुत बुरी बात थी कि उनके यहाँ एक मेहमान आया है कतर से और आपने जाके ईरान में उनको जो है वो मार दिया। उसके बाद ईरान ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे, लेकिन इससे पहले कि ईरान बदला लेता, उन्होंने हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के सबसे बड़े लीडर थे उनको शहीद कर दिया। और इसके अलावा एक ईरान के कमांडर थे, उनका नाम अब्बास नीफ रोशान था, उनको भी जो है वो इस्राइल ने टारगेट किलिंग में निशाना बना के मार दिया। तो जब ये तीनों वाकयात हो गए, ये सब गाजा के बाहर हुए, फिलिस्तीन के बाहर हुए, तो ईरान ने पिछले साल अक्टूबर में एक हमला किया और उसमें कुछ निशाना बनाया, और उसका जवाब में इस्राइल ने भी कुछ किया, लेकिन कोई एस्केलेशन नहीं हुआ, कोई बड़ी तबाही नहीं हुई। उन लोगों ने दावा किया कि हमने कुछ एयरपोर्ट वगैरह को, कुछ फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, उन्होंने जवाब दिया और मामला गिराया गया। अब उसके बाद 1 साल के बाद जो सिचुएशन बनी है वो ये है कि इस्राइल ने एक बड़ा हमला किया और ईरान के बड़े-बड़े जनरल्स को मार दिया और बड़े-बड़े साइंटिस्ट को मार दिया, और जो खामनाई है, आयतुल्लाह खामनाई, उनके जो सेक्रेटरी थे या उनके जो एडवाइजर थे उनको भी मार दिया। तो यहाँ से आकर के जंग ने एक नया मोड़ ले लिया, और उसके बाद ईरान को मौका मिला जिसका वो 20 महीने से इंतजार कर रहा था, गजा में जो कुछ जुल्म अत्याचार इस्राइल ने किया है उसका बदला लेने का। और फिर ईरान ने एक के बाद एक हमले करके इस्राइल को परेशान कर दिया, बल्कि तल अवीव में और हैफा में गाजा जैसी जो है वो मंजर दिखाई देने लगे। ये चीजें चल रही थी तो अचानक G7 की मीटिंग आई। G7 की मीटिंग से ट्रंप एक दिन अटेंड करके चले गए, जाते हुए उन्होंने कह दिया तेहरान खाली कर दो, और फिर ये कह दिया कि सिक्योरिटी की मीटिंग की तैयारी करो। लोग ये समझने लगे कि शायद एटम बम गिराने की तैयारी कर। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं मैं 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन का टाइम देता हूँ, और जिस दिन उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन का टाइम देता हूँ उसके अगले दिन उन्होंने 3 जो ठिकाने थे
वो जहां पर के रिसर्च हो रही थी उस पर हमला कर दिया। देखिए अमेरिका की जो सिक्योरिटी की चीफ है लेडी तुलसी गैबार्ड, उसने अभी 3 महीने पहले कहा था कि ईरान कोई एटम बम नहीं बना रहा है। जब ट्रंप से पूछा गया कि तुम इसके बारे में क्या कहते हो, तो ट्रंप ने कह दिया मैं उसकी नहीं मानता। आईएईए के जो चीफ है राफेल ग्रोसी, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि ईरान 2009 के बाद नहीं बना रहा है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। उसको भी इन्होंने अनसुनी कर दिया और इन्होंने 3 जगह जाकर के अपने B2B यानी बंकर बस्टर बम डाल दिए। अब अगर आप किसी परमाणु केंद्र पर बम डाल दें, नॉर्मल बम, तो वो अगर रिएक्टर टूट जाए तो वो खुद एक एटम बम है, यानी इनडायरेक्ट एटम बम का हमला होता है, यानी रेडियो एक्टिविटी फैल जाती है। तो इनको ये उम्मीद थी कि भाई हम एक 15 दिन के लिए बोल के इनको जो है वो इनका ध्यान हटा देंगे और अचानक हमला करेंगे, रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी। तो कहने को तो वो एटम बम का हमला नहीं होगा, लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो एटम बम के हमले जैसा होगा। लेकिन ईरान ने क्या किया कि ईरान ने कहा कि देखो इन्होंने 3 जगह, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पर हमला नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि हमला हुआ, लेकिन ये कि वहां पे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं। तो उसके 2 कारण बताए गए। पहला कारण तो यह है कि ईरान को अंदाजा था कि ये लोग हमला करेंगे, तो ये तीनों स्टेशन से फर्दो, नांसर और अस्फहान से उन्होंने रेडियो एक्टिविटी मटेरियल हटा दिया। और फर्दो के बारे में ये बताया गया कि फर्दो इतने नीचे उन्होंने बनाया कि इनका B2B बम जो है, बस्टर जो है, उसको तोड़ नहीं सका उसकी छत को, और वो नाकाम हो गया। तो इसी पर मैंने वो शेर शुरू में सुनाया था कि जो अमेरिका का हुआ था, पहले तो इस्राइल का हुआ था कि अगर इस्राइल ने हमला कर दिया तो क्या होगा, तो खत्म हो गया। उसके बाद इस्राइल रोने लगा तो अमेरिका उसकी मदद के लिए आया। तो अमेरिका ने हमला कर दिया तो क्या होगा, तो अमेरिका ने हमला कर दिया तो भी कुछ नहीं हुआ, और 3 घंटे के अंदर ईरान ने वापस इस्राइल पे हमला किया और खूब जम के बमबारी की। तो ये है इस पिछले हफ्ते का सबसे बड़ा डेवलपमेंट। लेकिन मैं 1-2 बातों की तरफ और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए G7 में तो इन सब ने कह दिया कि भाई इस्राइल को अपने उसका हक है, ईरान को किसी भी तरह से हम नहीं बनाने देंगे वगैरह-वगैरह। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में जो विरोध शुरू हुआ है, तो सबसे अहम विरोध खुद अमेरिका में हुआ। यानी व्हाइट हाउस के बाहर बारिश हो रही थी उस दिन। इसके बावजूद जो है लोगों ने कहा कि अमेरिका गलत कर रहा है, अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए, अमेरिका को इस्राइल की मदद नहीं करना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। आप खाली कल्पना कीजिए कि भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में कहीं हिंदुस्तान में कोई प्रदर्शन हो सकता है, जो ये कहे कि भारत को ये नहीं करना चाहिए, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका में न सिर्फ वाशिंगटन में ये हुआ, बल्कि अनेक शहरों में हुआ। उसके अलावा आप देखिए कि इस्राइल के लोग जो है वो बंकरों में छुपे हुए हैं, मेट्रो स्टेशन पे छुपे हुए हैं। लेकिन तेहरान में एक बहुत बड़ी रैली निकली, बगदाद में बहुत बड़ी रैली निकली और यमन में बहुत बड़ी रैली निकली। लोगों ने रोड पे निकल के जो है अपना विरोध प्रदर्शन किया कि अगर इस्राइल में दम है तो हमके ऊपर जो है वो बमबारी करे। और आप देखिए इसके बाद जो है वो दुनिया का नक्शा बदला। जो फ्रांस G7 में बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था, उसने जो है वो एक नुमाइश चल रही थी, एग्ज़िबिशन, उसमें इस्राइल के इस्राइल जो हथियार का पेविलियन लगाया था, उसको बंद करा दिया। उसके बाद आप देखिए कि फ्रांस ने एक वो कहा कि मैं बहुत जल्दी फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला हूँ और इसमें कोई शर्त नहीं होगी। उसके बाद 9 यूरोपियन देशों ने इस्राइल के साथ अपने संबंध, जो कारोबारी संबंध है, वो खत्म कर दिए। ये इस हफ्ते की बातें बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि 2-4 साल। बर्तानिया ने अपने कारोबार बंद किए और इस्राइल के 2 मंत्रियों पे पाबंदी लगा दी कि वो बर्तानिया नहीं आ सकते, उनको वीज़ा नहीं मिलेगा और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा। तो ये सारे डेवलपमेंट इस हफ्ते हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। रूस जो है वो खुल के, और चीन भी ईरान का समर्थन कर रहा है। आखिरी बात ये है कि ईरान को अब ये बात समझ में आ गई होगी कि उत्तर कोरिया ने अगर बम नहीं बनाया होता तो वो नहीं बचता, और अगर उसने भी बना लिया होता तो उस पर ये हमले नहीं होते। तो अब जो पहले ईरान का स्टैंड था कि हम एटम बम नहीं बनाएँगे, हम इसको सिर्फ़ ऊर्जा के लिए और इलाज के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं समझता हूँ कि अब उसको अपनी वो चेंज करनी पड़ेगी, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा और उसको जो है वो एटम बम बनाना पड़ेगा ताकि अमेरिका और इस्राइल को हमला करने से रोक सके। धन्यवाद। म्यूट है सर। मंत्री साहब आप म्यूट हैं। जी जी। सलीम भाई धन्यवाद। आपने युद्ध के बारे में और दुनिया में जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है उसको लेकर विस्तार से प्रकाश डाला। क्या स्थिति है अमेरिका की, क्या स्थिति है ईरान की और क्या स्थिति है इजराइल की, इन सब बातों को विस्तार से बताया। हमारे दर्शक देख रहे हैं, वे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। अब चलते हैं हम सुभाष रानडे के पास। सुभाष जी, 4 राज्यों के चुनाव
आपका माइक जा रहा है। मंत्री जी का माइक नहीं काम कर रहा है। नहीं, ये सुभाष राणा अपनी टिप्पणी रखी। सुभाष राणा धन्यवाद। अभी ईरान के मसले पर सलीम साहब ने बहुत अच्छी विस्तृत जानकारी दी। आज 5 राज्यों के में एक दो विधानसभा सीटों के चुनाव से 5 सीटों की कुल उनके ऊपर नतीजा आए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को 2, तृणमूल कांग्रेस को 1, भाजपा को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। यह इन नतीजों का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, लेकिन यह संकेत जरूर मिलता है कि देशव्यापी पैमाने पर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का असर कम हो रहा है और गुजरात तक वो अभी सीमित हो गई है। पंजाब में उसको कोई जगह नहीं मिली। जहां बंगाल में बड़ी बड़ी बातें करके आए थे अमित शाह, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। केरल में तो सवाल ही नहीं उठता है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन केरल में उनके अभी पांव जमने में बहुत समय लगेगा। और बाकी सारे जो प्रदेशों में उनकी जो स्थिति है वो भी धीरे धीरे डावाडोल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब आजकल कई लोग इसको, उनके समर्थक इसको मोशापा बोलते हैं, मोदी शाह पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अब रही नहीं। भारतीय जनता पार्टी पहले थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय, जब 4, 5, 6 लोग बैठते थे और निर्णय लेते थे, लेकिन अब ये मोदी शाह की पार्टी हो गई और धीरे धीरे पार्टी के भीतर भी इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है, असंतोष शुरू हो गया है और वो असंतोष दिखने भी लगा है। कुछ लोग इसको इसके बारे में खुलकर बोलने भी लगे हैं। बहरहाल इसकी वजह यह है कि जो केंद्र में आज सत्तारूढ़ पार्टी के जो नेता है उनकी छवि धीरे धीरे खत्म हो रही है। अभी मैं सोच रहा था कि दुनिया भर में अभी विकृतों का शासन चल रहा है। जो विकृत लोग हैं वो विकृत लोग अभी दुनिया में अभी हंगामा कर रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस विकृतों का सरगना है डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के साथ में परमाणु प्रसार पर चर्चा हो रही थी और जिस दिन चर्चा होनी थी उसके एक दिन पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया। तो हमलावर तो इजराइल है, लेकिन हमारे यहाँ भी उस विकृत के पट्टे जो है प्रधानमंत्री माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने जो स्टैंड लिया है इस सारे मसले के ऊपर वह बहुत निराश करने वाला है। भारत का अभी तक इतिहास रहा है, भारत की विदेश नीति अभी तक दुनिया में बहुत मशहूर रही है। बोलते रहे हम हर अन्याय का विरोध करते रहे हैं। हमलावर इजराइल है, लेकिन भारत ने तटस्थता का रुख अपनाया हुआ है इसके अंदर, जो बहुत निराशाजनक है। और ये हमारी जो परंपरा है विदेश नीति की, इस परंपरा के अनुकूल भी नहीं है। ईरान भारत का दोस्त है, इस चीज को हम भूल गए। ईरान ने हमेशा भारत का समर्थन किया है, संयुक्त राष्ट्र के मंच पे भी किया है और जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस होती है सारे देशों की, उसके अंदर भी भारत विरोधी प्रस्ताव जब आया था तो ईरान ने उस प्रस्ताव को सहमति देने से इनकार कर दिया और वहां पर प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। दूसरी चीज, हम जो अपनी जरूरत का 20% तेल ईरान से आयात करते हैं, ईरान हमसे रुपए में व्यापार करता है और उधार भी देता है। तो इतना हमारा विश्वसनीय दोस्त होते हुए जो कश्मीर के मसले पर भी हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा, कभी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं रहा हो, तो इसके बावजूद भी हम अभी तटस्थता का रूप अपनाए हुए हैं। और तटस्थता का नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक फेसबुक पर आप देखिए खुलकर इजराइल के पक्ष में लिख रहे हैं। और ये कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसके पास कोई विश्व दृष्टि नहीं है, उसके पास दुनिया वैश्विक सरोकारों से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसकी सारी की सारी धुरी गैर मुस्लिम बात पर टिकी हुई है और वो एंटी मुस्लिम, यानी जो मुसलमानों को मारे वो हमारा दोस्त। अब ये जो मुसलमानों को मार रहा है नेतान्याहू, ऐसा उनको लगता है। हालांकि ये भी गलत है कि नेतान्याहू की हालत बहुत खराब है। इजराइल में अभी हाइफा हो या तेल अवीव हो, इनके सारे शहरों के खंडहर बन गए हैं ईरानी हमलों के बाद में। क्योंकि पहले इजराइल को लगा था कि ईरान 2-4 हवाई हमले करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो अभी तक हिजबुल्ला, हूती जैसे जो संगठन है उनसे मुकाबला करता रहा, वहां तक तो ठीक था। लेकिन ईरान एक बहुत बड़ा देश है, बहुत सशक्त देश है, वहाँ की सेना बहुत विकसित सेना है और बहुत अनुशासित सेना है वहाँ की। और जब ईरान ने हमला किया तो इजराइल के नेतान्याहू का ये जो ख्याल था कि ये 2-4 हमले हम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, वो फेल रहा। वो चाहता था कि परमाणु प्रसार संधि पर चर्चा नहीं हो और ईरान के ऊपर सारे के सारा जो अमेरिका का रोष है वो बना है। तो एक तरह से इजराइल अमेरिका के 51वें राज्य के रूप में व्यवहार करता है। तो ये सारे का सारा दृश्य सामने होते हुए भी हमारे यहाँ हमने तटस्थता की जो अपनाया। हमने जब युद्ध विराम का संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आया तो उसमें भी तटस्थ रहे। तो ये जो तटस्थता है खतरनाक है और हमारे देश की जो मुख्य धारा है उस मुख्य धारा के अनुकूल नहीं है। तो हमको ये इस बात को भी समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने
न केवल उसकी आंतरिक नीतियों के साथ में जो गड़बड़ की है, इसके अलावा विदेश नीति हमारी बहुत पुरानी परंपरा थी। जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से हम कूटनिरपेक्ष थे, हमारे साथ में कई देश थे जो हमारे पक्ष में खड़े होते थे। संयुक्त राष्ट्र में भी हमको अनुभव था। जो सारा का सारा जो किया कराया जो था हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का, उसको हम यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी अटल बिहारी की, उसने भी इस विदेश नीति को हाथ नहीं लगाया था। वो भी इसी लाइन पे लगभग चली थी और उन्होंने भी इसी विदेश नीति का पालन किया था जो हमारी परंपरागत विदेश नीति रही है। सारी विदेश नीति को विकृत कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विकृतों का शासन चल रहा है हमारे देश में भी, अमेरिका में भी, और विकृत मंडली में वो इटली के मेलोनिया भी है, इजराइल के नेतन्याहू भी है। यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि इजराइल की निंदा यूरोप के देशों ने की, ब्रिटेन ने की इजरायली हमले की निंदा, जर्मनी ने की, फ्रांस ने की। यूरोप के देश सजग है, यूरोप के देश बराबर अमेरिका को अभी जब अमेरिका ने हमला किया तो नाटो ने उसके ऊपर हमला करने से इनकार कर दिया कि नाटो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ तक भी यूरोप ने कदम उठाए, लेकिन इसके बाद में भी हमारे यहाँ पर अभी विदेश नीति के क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जो विदेश नीति के जानकार नहीं है और प्रधानमंत्री तो घोर अनभिज्ञ है, टेलीप्रॉम्प्टर पे भाषण पढ़ते हैं, उनको इन सारे वैश्विक जो देश है उससे मतलब नहीं। इनको इतना ही मालूम है कि अच्छे बढ़िया कपड़े पहनकर चले जाओ और कोई मिले नहीं मिले अपने से उसके गले पड़ो। न तो उनको उनकी भाषा समझ में आती है, न इनकी भाषा उनको समझ में आती है, न तो कोई संवाद हो पाता है। तो ये इस तरह से अभी हमारे यहाँ चल रहा है और इसका असर निश्चित रूप से जनता के भीतर हो रहा है और ये हमको दिखाई दे रहा है। उपचुनाव के नतीजे भी यही जाहिर करते हैं कि सरकार की नीतियों के प्रति लोगों के अंदर उदासीनता है और लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अब ईरान के ऊपर भी ये आरोप परमाणु बम बना रहा है, ये आपकी कल्पना है बना रहा है। वो परमाणु प्रसार संधि पर बातचीत कर रहा था, वो तय था कि वो मतलब बातचीत होगी। उसकी अमेरिका के साथ में कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, एक बातचीत और भी थी। उसके पहले ही आप हमला करो और उसके बाद में भी इतना हमारे देश के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही है। उनको इतना मालूम है कि ये इजराइल, यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और जो उनके समर्थक है कि इजराइल मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है। अरे ये यहूदियों को जब हिटलर मार रहा था तब ये हिटलर के साथ थे। ये हमेशा आतताइयों के साथ रहते हैं, इनका काम है कि आतताइयों के साथ रहना। और ये इसी तरह के लोग हैं कि ये विकृत दिमाग के लोग, इसलिए इनकी न तो विदेश नीति सही चल रही है न इनकी घरेलू नीति सही चल रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। इस युद्ध के परिणाम हमारे देश पर भी होंगे। अभी कल फैसला किया ईरान की संसद ने कि वो हार्मुज की खाड़ी को बंद करेगी। हार्मुज की खाड़ी अगर बंद होती है तो हमारे यहाँ विश्व का 20% जो तेल का बिजनेस है वो उसी खाड़ी से होता है। ओमान का हो, कातार का हो, यूएई का हो, सबका तेल हार्मुज की खाड़ी से आता है। और उस खाड़ी से अगर तेल का आवागमन बंद हो गया तो आज ही कच्चे तेल के तो क्या परिणाम होंगे। आज ही कच्चे तेल के दामों में 2.8% की बढ़ोतरी हुई है। तो तेल भी महंगा होगा, पूरी दुनिया झुलसेगी इस संकट में। इसलिए इस युद्ध का विरोध होना चाहिए। इस युद्ध के खिलाफ हमारे देश को भी स्टैंड लेना चाहिए, भारत सरकार को भी बड़ा स्टैंड लेना चाहिए और इसके अंदर प्रयास करना चाहिए कि युद्ध कोई अच्छी चीज होती नहीं है। कई लोगों को लगता है, संस्कृत में कहते हैं युद्धस्य वार्ता रम्या, युद्ध की बातें बड़ी रम्य होती है, लोग फटकारे लेकर सुनते हैं, लेकिन युद्ध बहुत विभत्स होता है, युद्ध बहुत अच्छा नहीं होता है। युद्ध हमेशा महिलाओं को, बच्चों के लिए तकलीफ दे होता है, इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। हमारे देश के जो नेता है उनको भी अकल आनी चाहिए कि वो युद्ध विरोधी स्टैंड ले, युद्ध का विरोध करे और ये तटस्थता की नीति अपनाकर जो नेतन्याहू जो दुनिया में फैला रहा है सारे के सारी जो नफरतें, इन नफरतों को से हमको बाहर आना चाहिए। मैं इतनी बातें कहता हूँ। बाकी ये सारी चीज़ों का असर निश्चित रूप से घरेलू राजनीति पर तो होगा ही और वो हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे सारी चीज़ें स्पष्ट होगी। इस युद्ध से महंगाई बढ़ेगी, हमको इसकी चिंता करनी चाहिए, हमको अपने लोगों की भी चिंता करनी चाहिए और ये हमको सचेत रहना चाहिए। भारत ने हमेशा शांति काम किया है कि ये सारी युद्ध की आग दूसरे विश्व युद्ध में न भड़के, वरना हमारे दादा ने विश्व युद्ध देखा, हमारे पिता ने देखा, हमारे ऊपर ये नौबत नहीं आए कि हम विश्व युद्ध को देखे और सामना करें, उस जमाने में हम रहे। इतनी बात कहता हूँ मैं। धन्यवाद। सुभाष जी, आपने युद्ध के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और जनता को क्या करना चाहिए। तेल महंगा आज ही हो गया है, आगे और अगर युद्ध चलता रहा तो पेट्रोल और डीजल में आग लगेगी और इसके खिलाफ जनता को मैदान में आना चाहिए, ये सही है।